नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। 7 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में हैं, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी और सपा के बीच में गठबंधन हो सकता है। वहीं बीजेपी अब प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करने की तैयारी में है। उससे पहले दिल्ली में सांसदों की बैठक होगी। विपक्ष का सम्मेलन जारी है तो चुनाव से पहले रोहिंग्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी है। अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद अली पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लव जिहाद की घटनाओं को लेकर मेरठ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। तो एक एक करके ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। 7 बड़ी खबरें दिन भर की। तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी और एनसीपी की बैठक हुई। शरद पवार और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीटों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। प्रबुद्ध से आगाज, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाली है और विपक्ष का सम्मेलन लगातार जारी है। रोहिंग्या साजिश को एटीएस से नाकाम किया है। 3 लोगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है और जीवन वाहिनी पर रोक का तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाप बेटे पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि बाप बेटे की संपत्ति जब्त की गई है। करीबन 2 अरब 54 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। लव जिहाद पर प्रदर्शन किया गया है। कहां किया गया है वो हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक होने वाली है। सीएम योगी भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, दिल्ली से आ रही है। बैठक होने वाली है 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक होने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, वो शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। तो चर्चा होगी, मंथन होगा और सांसदों को बताया जाएगा कि किस मुद्दे पर कैसे लोगों के बीच में जाना है, क्या कुछ बातचीत करनी है, कैसे चर्चा करनी है, लोगों को कैसे समझाना है। अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं और यहां पर अब सांसदों को बुलाया गया है। उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी और कहा जाएगा कि जब आप अपने क्षेत्र में जाइएगा तो किस तरह से बात करनी है, क्या समझाना है। और 28-29 जुलाई को दिल्ली में बैठक होने जा रही है और बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक होगी। 15 जुलाई को हुई थी पदाधिकारियों की बैठक और 16 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। तो ये तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। 17 और 18 जुलाई को हुई थी बीजेपी आरएसएस की बैठक और 2 दिन चली थी बीजेपी और आरएसएस की अहम बैठक। तो ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। लखनऊ में बैठकें हुई हैं और अब दिल्ली की बारी है। तो आपको बता दें कि 2 दिन चली थी बीजेपी और आरएसएस की ये अहम बैठक। लखनऊ में बैठक हुई और अब दिल्ली में बैठक होने जा रही है। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में बैठक है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, आगे की रणनीति पर बातचीत हो रही है। 15 जुलाई को हुई थी पदाधिकारियों की बैठक, 16 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। 17-18 जुलाई की बात करें तो बीजेपी और आरएसएस की बैठक हुई थी। और दिल्ली से खबर है, अखिलेश और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में बातचीत हुई है दिल्ली में। यूपी चुनाव में उतर सकती है शरद पवार की एनसीपी और सपा के साथ हो सकता है गठबंधन। एनसीपी का गठबंधन हो सकता है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन यहां पर जो बातचीत हुई है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई है। गठबंधन हो सकता है। एनसीपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर सकती है। शरद पवार की एनसीपी अब उत्तर प्रदेश में सियासी जोड़ तोड़ कर रही है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान पर उतरेगी। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के नेशनल सेक्रेटरी केजे जोशमोन साहब। सर, एनसीपी अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से गठबंधन होगा और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश, वजह क्या है? इस देश में जो सत्ता चल रहा है वो तो जनता के खिलाफ है। हर जनजीवन का हर जगह में ये सरकार फेलियर हो रहा है, चाहे ये रोजगार हो, किसानों का मामला हो, जो महंगाई हो, तो और सांप्रदायिक ताकत को इतना बढ़ती हो रहा है कि इस देश का जो हालत, धर्मनिरपेक्ष जो हमारा जो संविधान है उसको भी ऊपर चुनौती हो रहा है। तो भी किसी भी कीमत में जो सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तो एनसीपी का जो राय है, जितना भी धर्मनिरपेक्ष ताकत है यूपी में, जो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी को हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग इकट्ठा होकर इस आज जो सत्ता चल रहा है उसको हराना है, एक नया संदेश पूरा देश को देना है। उत्तर प्रदेश में क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे आप आ रहे हैं तो आपके लिए क्या पॉलिटिकल इश्यूज होंगे जिसको लेकर के आप आगे जाना चाहते हैं, और क्या किस तरीके की पार्टी की योजना है आगे दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का? देखो, मैं पहले बोला कि जो एक शासन जो जिसके तो इस देश का जनता गुजर रहा है, तो आमतौर पर ये जनता के खिलाफ है। अभी अगर आप यूपी के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारा देश में ऐसा कुछ राज्य है, बीमारू बोलता है, इसमें यू फॉर उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रहा है और उधर स्वास्थ्य के क्षेत्र देखो, हर जगह में एक संपूर्ण फेलियर है, तो उसका खिलाफ जनता को उठाना है। रोजगारी के बात चलता है और स्वास्थ्य की बात है। बिल्कुल, तो देखिए, ये थे नेशनल सेक्रेटरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोकशाही को दोबारा कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं और लगातार बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज ऑन इंडिया। तो सपा और एनसीपी के गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सपा ने कब कब किस दल से गठबंधन किया, एसपी ने कब कब किया गठबंधन। 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन किया। 2017 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस से गठबंधन किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन किया। तो समाजवादी पार्टी ने कब कब गठबंधन किया वो हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन करने की चर्चा चल रही है। 1993 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब यहां पर 2022 की अगर हम बात करें तो एनसीपी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है आगे आने वाले वक्त में। तो यह देखना होगा कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होगी। देखने वाली बात होगी कि अगर गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो अहम सवाल यही है कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर आती है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। इस साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? आगामी साल में समाजवादी पार्टी भी रण में उतरेगी यूपी विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, और सवाल यह है कि जिन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता में गई थी, जो संकल्प पत्र जनता के बीच में जारी किया था, उस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया, उस संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजली का बिल बढ़ गया है, आज ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम बातें की जा रही है। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने दिल्ली को घेरा, अब लखनऊ को घेरेंगे। ऐसे में आप राकेश टिकैत के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? जनता 22 के लिए घेरने को तैयार है, और जब 22 का परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तो हरा ही रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता तो हरा ही रही है। उन्हें चिंता करनी है गुजरात की, कि गुजरात भी उनके हाथ से खिसक रहा है। सर, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे?
ये सवाल वही किसान वाले हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई बढ़ी है, ये मुख्य मुद्दे हैं। आज नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज किसान के साथ धोखा हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना। कितनी सीटें सर, आखिरी सवाल? सीटें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की बनेंगी और अभी गठबंधन हो रहा है। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जनता को जोड़ करके, हर वर्ग को साथ लेकर के 350 से ज़्यादा जीतेगी। आगामी तो जहां एक ओर सपा और बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हैं, वहीं बीएसपी भी सूबे के ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही है। बीएसपी की राह पर और भी राजनीतिक दल हैं। बीएसपी के अलावा सपा और बीजेपी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की योजना बनाई है। तो अयोध्या से शुरुआत हुई थी और अब यह सिलसिला आगे बढ़ता हुआ बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन और सपा का ब्राह्मण सम्मेलन। बीएसपी जो है अयोध्या से शुरुआत कर चुकी है ब्राह्मण सम्मेलन की। तो अब धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने गणित को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या सम्मेलन से मिलेगी सत्ता? ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में जुटी है राजनीतिक पार्टियां। बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। 2007 का फॉर्मूला अपना रही है बीएसपी। तो बीएसपी ने अयोध्या से शुरुआत कर दी है और 2007 में जो फॉर्मूला अपनाया था वही फॉर्मूला अब यहां पर 2022 में अपनाती हुई 2007 में ब्राह्मणों को जोड़कर सरकार बनाई थी बीएसपी ने और अब 2022 की तैयारी है। 23 अगस्त से सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। बलिया की धरती से ब्राह्मणों को साधेगी समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही साथ आरएलडी ने भी भाईचारा सम्मेलन का आगाज किया है। इसके साथ आरएलडी ने मुजफ्फरनगर से सम्मेलन का आगाज किया है। तो आरएलडी यहां पर सम्मेलन कर रही है। बीजेपी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने का आगाज कर दिया है। तो सभी पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। कोई यहां पर लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है और पूर्वांचल पर सबकी नजर है। लखनऊ से खबर आ रही है, यूपी में रोहिंग्या नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध रोहिंग्या मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई। 2 अवैध रोहिंग्या और 1 बांग्लादेशी युवक का गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध रोहिंग्या युवतियों को यूपी में बेचते थे। दोनों गाजियाबाद से 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह बात बताई गई है। रोहिंग्या युवतियों को लेकर दिल्ली जा रहा था उसका सरगना मोहम्मद नूर। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये सब बातें बताई गई हैं। रोहिंग्या को नोएडा गाजियाबाद में बसाया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत रोहिंग्या लाए जा रहे हैं। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी। और यूपी में रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हुई है। हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ कार्रवाई हुई। जून महीने में एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग जिलों से 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रोहिंग्याओं के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो ये जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार जैसे जरूरी कागज बरामद किए गए हैं। 6 जनवरी को संत कबीर नगर से रोहिंग्या अजीजुल्लाह
गिरफ्तार किया गया और 28 फरवरी को अलीगढ़ से फारूक और हसन गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद 1 मार्च की अगर हम बात करें तो उन्नाव से शाहिद को गिरफ्तार किया गया। तो एटीएस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। विपक्षी कोई भी साजिश कर ले, किसान बीजेपी के साथ है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। विपक्षी पार्टियां बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलती हैं। प्रदेश में किसानों और ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां चुनाव को देखते हुए काशी आ रही हैं, मंदिरों में दर्शन कर हर हर महादेव के नारे भी लगाते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, विपक्षी पार्टियां चुनाव को देखते हुए काशी पहुंच रही हैं। राजनीति कोई भी दल कर सकता है ट्विटर के माध्यम से। हमारा एक एक कार्यकर्ता जीवन दांव पर लगा करके जनता की सेवा में कठिन समय में भी और सामान्य समय में भी लगा रहता है। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो 2014 से चला है उसे 2022 या 2024 में रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को प्राप्त है और जनता के बीच में जो नकार दिए गए हैं वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग। देखिए, राजनीति और वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का भड़काऊ बयान सामने आया है। महिलाओं को सलाह दी है बीजेपी नेताओं को पीटने की। वोट मांगने आए बीजेपी नेताओं को सबक सिखाएं महिलाएं, दोबारा आओगे तो जिंदा नहीं जा सकते, ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है। नेता वोट मांगने 2 पैर पर आएंगे लेकिन जाएंगे 4 पैर से। राजभर का बयान महिलाओं को उकसाने का प्रयास। सरकार की राशन योजना पर राजभर का अजीबोगरीब ज्ञान सामने आया है। मुफ्त राशन देकर गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। ओपी राजभर बोला महंगाई कम कहने की महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ वोट मांगा है, चलिए न माने की हम भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, तब बोला महंगाई कम कहने की महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ वोट मांगा है, चलिए न माने की हम भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, तब बोला महंगाई कम कहने की महंगाई बढ़ा। और चलिए अब आपको बताते हैं ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान के बारे में। समय समय पर जो कि आते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि राजभर के कौन कौन से विवादित बयान हैं, चर्चाओं में रहे हैं। राजभर की बदजुबानी कांवड़ यात्रा में शराब गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी को एक और योगी को 2 नंबर का झूठा बताया। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया। इसके साथ ही साथ बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से कराई है, ये तमाम बातें कहीं। सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ 1 कौवा मरा। तो ये ओम प्रकाश राजभर के बयान हैं, विवादित बयान जो कि सामने आए हैं। देश भर में सामने आ रहे लव जिहाद, गौ हत्या हो और धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर मंगलवार को सरधना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। विभाग संयोजक मिलन सोम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। इसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए उन्होंने तहसील की तरफ कूच किया। वहीं कार्यकर्ताओं की तादाद को देखते हुए एसडीएम अमित कुमार भारतीय ने उन्हें देवी मंदिर चौराहे पर रोक लिया। यहां नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। और गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने आज सभी चौकी प्रभारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर गोष्ठी की है और उसका आयोजन किया है। इस दौरान सभी चौकी प्रभारियों को लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में वांछित और सक्रिय अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के लिए निर्देशित किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ यातायात उप निरीक्षक अजय कुमार और यातायात आरक्षी 275 जयदेव राघव को पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए सम्मानित किया गया।
और खबर अमेठी से है, जहां सावन के पहले मंगलवार को बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और उनकी पत्नी चंद्रमा देवी ने देवी पाटन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा अमेठी नगर के सगरा तिराहा, गांधी चौक, रणंजय तिराहा, रामलीला मैदान समेत विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इसमें सगरा आश्रम के संत मौनी महाराज और समेत हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजेश अग्रहरी ने कहा है कि इस शोभा यात्रा का मकसद था परमात्मा से महामारी में होने वाले नुकसान से समाज को, राष्ट्र को बचाएं। आज ये अमेठी की धरती पर शिव परिवार की स्थापना को लेकर के कार्यक्रम था और इस उद्देश्य से था कि परमात्मा महामारी से होने वाले नुकसान से समाज को, राष्ट्र को बचाएं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।